हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। व्हाट टेक्निक इज यूज टू इमिटेट एन ऑपरेशन प्रायर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले हमें कौन सी, जब हम किसी भी ऑपरेशन को इमिटेट करते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सिमुलेशन, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर गेम थ्योरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। और नेक्स्ट जो भी हमारे जो थ्री ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल, जिसको हम इंटीग्रेटेड असेट्स मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है किसी भी, जो भी हम पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना, सारी एक्टिविटीज को सही तरह से वर्क करवाना इसका काम होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस होता है कि जो भी हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उस इन्वेंट्री का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ना हमारे पास अब हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री ज़्यादा हम उसको स्टोर करके रखें, ना ही हमारे पास इतनी कमी हो कि हमें उसके कमी के वजह से हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको रोकना पड़े। इट मीन्स हमें एक प्रॉपर फाइंड आउट करना पड़ेगा एक क्वांटिटी की हमारे पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपको ना ईओक्यू पढ़ा होगा, एबीसी एनालिसिस पढ़ा होगा, इसके अलग से मेथड है जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रख सकते हैं। फिर आता है हमारा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैथमेटिकल ये मॉडल है जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन किया जाता है, जो और साथ ही साथ इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम किस तरह से रैशनल डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो गेम थ्योरी का पर्पस होता है रैशनल डिसीजन लेना, और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। नेक्स्ट आते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय। अब एलोकेशन प्रॉब्लम जो होते हैं वो किसके थ्रू सॉल्व की जाती हैं? तो ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़े थे उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है लीनियर और नॉन लीनियर। तो फ्रेंड्स, एलोकेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये दोनों ही मेथड से समझी जा सकती हैं, फिर चाहे वो लीनियर प्रॉब्लम टेक्निक प्रोग्रामिंग टेक्निक हो, फिर चाहे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो। लीनियर नॉन लीनियर में आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मॉडल्स एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड द रिजल्ट आर सर्टेन। अब किस मॉडल में सब चीज़ पहले से डिफाइन होती है और रिजल्ट हमारे सर्टेन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से आप समझ सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये नाम से ही पता चल रहा है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन है कि हमारी सब कुछ रिजल्ट क्या है, एक सर्टेन रिजल्ट निकल कर आएंगे और सारी चीज पहले से ही हमारे लिए डिफाइन होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक है। इस मॉडल में हमारा जो आउटकम्स होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं थ्रू नोन रिलेशनशिप अमंग स्टेट एंड इवेंट, यानी कि हमारे पास जो भी रिलेशनशिप होती है वो हमें पहले से पता होती है, हमें हमारे स्टेट्स या फिर हमारे इवेंट्स पहले से पता होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट ये निकल कर आएगा। वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे सीधे हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की भी। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर रैंडम वेरिएबल्स के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें रिजल्ट सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, रैंडम चीजों को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट आते हैं, इन डैश मॉडल्स देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शन, अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें रिजल्ट क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं। अब जब रिजल्ट सर्टेन है तो हमारे रिस्क भी कम हो गए। ठीक है, रिस्क होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। प्रोबेबिलिस्टिक में रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है, क्योंकि हम वहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आल्सो नोन एज। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल या स्टैटिक मॉडल? तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को स्टोकेस्टिक मॉडल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, इसमें कोई समझाने वाला या डिस्कशन का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल इज अ डैश मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल किस तरह का मॉडल है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट हम कब करेंगे किसी भी चीज का, जब कोई भी चीज हमारी कैसी होगी,
डायनेमिक होगी। स्टैटिक में हम जब कोई भी चीज़ हमारी स्टैटिक रहेगी तो हम उसमें रिप्लेसमेंट का कोई बात ही नहीं आती, लेकिन जहाँ रिप्लेसमेंट की बातें यानी कि चीज़ें वहाँ चेंज हो रही हैं, और जहाँ चीज़ें चेंज होती हैं वहाँ डायनेमिक मॉडल यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो सॉरी बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट प्रॉब्लम हेल्प्स टू फाइंड द मैक्सिमम वेट आइडेंटिकल इन नेचर इन अ वेटेड। अब यहाँ पर ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो हेल्प करती हैं मैक्सिमम वेट को मतलब नेचर में जो हमारे आइडेंटिकल वेट है उसको फाइंड आउट करने में। तो वो किसके थ्रू किया जाता है, ट्रिपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, पार्टाइट ग्राफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ये किया जाता है बाईपार्टाइट ग्राफ के थ्रू। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if demand is lesser than supply then dummy demand node is added to make it at। यानी कि अगर हमारी डिमांड सप्लाई से कम है तो डमी डिमांड नोट की जाती है, क्या किस चीज को करने के लिए, सिंपल प्रॉब्लम के लिए, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे पास डिमांड जो है वो हमारी डिमांड क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू सप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डमी डिमांड रखेंगे अपने पास। और डमी डिमांड किस लिए करी जा रही है, जाके ताकि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें बैलेंस बन पाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों को इक्वल करने के लिए हम कुछ डमी डिमांड जो है उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a path formed by allowing horizontal and vertical lines and the entire cornered cells of which are occupied is called a। यानी कि एक पाथ है जिसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को फॉर्म किया है। अब ये एंटायर कॉर्नर सेल्स जो होते हैं जिन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड पाथ, ओपन पाथ, क्लोज्ड पाथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब उसने जो भी उसका प्लेस है उसको उसने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है तो वो प्लेस कैसा हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, any feasible solution to a transportation problem containing origins and m origins and n destination is said to be। यानी कि एक feasible solution ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर अगर हम m origin और n destination का रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, डिजनरेट, नॉन डिजनरेट या फिर बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं हमारे नॉन डिजनरेट। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, once the initial basic feasible solutions has been computed what is the next step in the problem। यानी कि अगर हम इनिशियली हमें feasible solution मिल जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैम, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। वैम आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ। तो इस ये चीज हमारी कहलाती है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for maximization in TP the objective is to maximize the total। अब हमारा TP अगर हमारी मैक्सिमाइज है तो उस मैक्सिमाइज टोटल का हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सॉल्यूशन, प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रॉफिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा टीपी में अगर हमें मैक्सिमाइजेशन करना है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपने प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज द सीक्वेंस ऑफ सेल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल सच दैट नो सेल अपीयर्स मोर देन वंस इन अ सीक्वेंस। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल है और उसमें कोई भी सेल इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में हो, तो उसको क्या कहेंगे, लूप, रिम, डिजेनरेसी या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है लूप। जब हम देखते हैं कि हमारा अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल के अंदर सीक्वेंस चल रहा है सेल्स का और वहां पे कोई भी सेल हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में आया, तो वो लूप कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिजिबल in infeasible assignment problem dash value is assigned to the cell
अल्फ़ा 1 0 या -1। तो फ्रेंड्स इन फिजिबल असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारी जो असाइन की जाती है सेल्स को वैल्यू वो कहलाती है हमारी अल्फ़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A dash involves several variables, making it impossible to determine the number of trials required to obtain the desired accuracy at a specified confidence level। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम सेवरल वेरिएबल्स को लेकर जब हम इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हमें जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है वो किस मॉडल के थ्रू हमें मिलेगा, एनालिटिकल मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल या सिमुलेशन मॉडल। तो फ्रेंड्स ये मिलता है हमें सिमुलेशन मॉडल के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमुलेशन मॉडल के अंदर सेवरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे इम्पॉसिबल होती हैं हमें डिटरमाइन करने में। जो भी हमारे ट्रायल्स होते हैं हमें ज़रूरत होती है उन ट्रायल्स की, जो भी हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है एट स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल तक उसको देखने के लिए। तो ये हमारी हेल्प करती है सिमुलेशन मॉडल। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।